हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेंटेनेंस के केस यानी 125 सीआरपीसी पर एक प्रैक्टिकल वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो भी आपको समझा रहा हूं बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, और केवल समझना ही नहीं है, उसको मानना भी है यदि आप चाहते हो कि मेंटेनेंस के केस में आप थोड़ा हल्का महसूस करो, क्योंकि सबसे भारी जो है वो मेंटेनेंस का केस ही पड़ता है। आज के समय में मोस्ट ऑफ द केसेज में मेंटेनेंस बांधा ही जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई सारी कंडीशंस होती है। कई बार वाइफ कहीं और जॉब कर रही होती है लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, फिर भी मेंटेनेंस बन जाता है। कई बार एडल्ट्री में होती है, आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, फिर भी मेंटेनेंस बन जाता है। यदि आप ये कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से आपके घर को छोड़ के गई है तो कोर्ट कहती है ट्रायल का मैटर है, इसको बाद में देखेंगे। यानी इस बात को भी उस स्टेज पे नहीं माना जाता और इनिशियली आपका एंट्री मेंटेनेंस बंद ही जाता है। और एंट्री मेंटेनेंस बनते ही आदमी अपना पेशेंस जो होता है वो लूज कर देता है और फिर फटाफट कुछ ना कुछ चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब इतना पैसा मुझे देना। और जाहिर सी बात है, एंट्री मेंटेनेंस बनने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है, तो 1-1.5 साल का जो एरियर होता है 1.5-2 लाख रुपए, वो भी आपके लिए खड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों, ऐसे मामले में हस्बैंड के सामने समस्या आ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेंटेनेंस की जो अमाउंट फिक्स होती है वो आपके बजट में होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम अच्छी होती है, मेंटेनेंस बहुत रीजनेबल सा लगता है, आप कहते हो ठीक है मैं देता रहूंगा, लेकिन मैं कम से कम इस रिश्ते से बाहर हूं, इसका मुझे सुकून है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम कम होती है और उसके मुकाबले मेंटेनेंस ज्यादा बन जाता है और आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसे में आप परेशान होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कोई गलत ऑर्डर हो जाता है, जो कि आजकल मैक्सिमम केसेस में लोग कहते हैं गलत ही है, इतना तो बनता ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आया था जहां पे लड़के की नेट सैलरी 14,283 थी और मेंटेनेंस 15,000 रुपए पर मंथ बन गया था। तो दोस्तों, ऐसा कई बार हो जाता है कि आपके पास उतनी इनकम नहीं है, मेंटेनेंस ज्यादा बन गया तो आप देने में अनेबल होते हैं, लेकिन कोर्ट कोई बात नहीं सुनती। कोर्ट कहती है अब तो ऑर्डर हो गया तो आपको इसका पालन, इसकी कंप्लायंस करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे में अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना है। यदि ऑर्डर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत हुआ है तो हाईकोर्ट में चैलेंज कीजिए, यदि डीवी एक्ट के अंतर्गत हुआ है तो सेशन कोर्ट में उसको चैलेंज कीजिए। लेकिन चैलेंज जरूर करना है, सारी चीजों को बताइए, वहां पर सारे फैक्ट्स को बताइए। और दोस्तों, यदि एक्चुअल में ऑर्डर गलत हुआ है तो वहां से आपको कुछ ना कुछ रिलीफ तो जरूर मिलेगा। अगली दोस्तों प्रैक्टिकल समस्या यह आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपील में जाते हैं तो वहां पर अपील सुनते वक्त जो अपर कोर्ट्स होती हैं वो ये कह देती हैं कि भाई इतना तो आपका एरियर है, तो पहले तो आप अपना एरियर जमा कराओ या फिर अपना एरियर का कुछ पार्ट जमा कराओ, उसके बाद आपकी अपील पे सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ये अलग अलग प्रैक्टिस की बात है, बहुत सी जगहों पर ऐसा हो भी रहा है अभी, तो आपको एरियर देना पड़ता है। तो कई लोग सोचते हैं कि मेरा मेंटेनेंस तो 20,000 रुपए पर मंथ बन गया है, लेकिन ये तो अनरीजनेबल है, ये तो 10,000 होना चाहिए था, तो मैं 20,000 के हिसाब से अगर इसका एरियर पे कर देता हूं तो मेरा पैसा खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप मान लेते हैं एरियर का कुछ अमाउंट एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं और बाद में आपका ऑर्डर अमेंड होकर के 15,000 पर मंथ हो जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा आपने 5,000 रुपीज दिए हैं पर मंथ के हिसाब से वो सेट ऑफ होंगे आपके अगले मेंटेनेंस में। तो इसलिए इस बात पे भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल वहां समस्या जरूर हो सकती है जहां आपके पास उतना फंड ना हो और आपसे ही कह दिया जाए कि आपकी अपील तब सुनी जाएगी जब आप एरियर जमा कराएंगे और एरियर का पैसा आपके पास अवेलेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसे में फिर थोड़ा परेशान होना लाजमी होता है। लेकिन अगर केवल आप इस बात को सोच करके अपील में नहीं जाते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर वो जो ऑर्डर होगा वो आपके ऊपर परमानेंट हो जाएगा और जब तक भी केस चलेगा वो ऑर्डर के हिसाब से आपको मेंटेनेंस की कंप्लायंस करनी ही पड़ेगी। इसलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान में मत रखिए। यदि आप सोचते हैं हाईकोर्ट में जाके थोड़ा टाइम लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, इसलिए आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से अगर आपका 5-7 हजार रुपए का भी फर्क पड़ जाता है तो जितना पैसा आप हाईकोर्ट में लगाएंगे वो आपका 3-4 महीने में ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो वो होल लाइफ के लिए आपको एक अनरीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा। इसलिए चैलेंज करने में ज्यादा फायदा है। अगर ऑर्डर आपके फेवर में नहीं, आपके हक में नहीं, तो चैलेंज करना चाहिए। अब एक बात और आती है दोस्तों, कई बार मेंटेनेंस ऐसा बन जाता है जहां पे हमको लगता है कि वो रीजनेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चैलेंज कर देते हैं। ये गलती होती है, क्योंकि जब आप हाईकोर्ट के पास जाते हैं ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, वो बिल्कुल रीजनेबल है, लगता है कि हाँ बिल्कुल सुटेबल है, इससे कम नहीं हो सकता था। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि हाईकोर्ट उस मेंटेनेंस को बढ़ा दे, तो ऐसे में फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका मेंटेनेंस तथ्यों के आधार पर आपकी सैलरी के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपके एसेट्स लायबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही बंदा है और आपको कोई ये राय दे रहा है कि भाई ये कम से कम है, इससे कम नहीं हो सकता था, ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से अपील में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपील में आप जाते हैं तो आपका पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, और अगर आपका पहले से ही मिनिमम मेंटेनेंस बंधा हुआ है तो उससे कम होने की संभावना बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी भी हाईकोर्ट में अपियर होती है और उसको कंटेस्ट करती है तो ऐसे में मेंटेनेंस बढ़ भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। मैंने कोशिश करी इस वीडियो में आपको तरह तरह से हर चीज बताने की। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।